नमस्कार। किसान आंदोलन 14वें दिन जारी है। आज सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें लिखा कि कृषि कानूनों के जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। 40 किसान नेताओं की बैठक हुई, इन पर विचार विमर्श हुआ। किसानों ने उसके बाद सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसानों ने कहा है कि 14 दिसंबर को पूरे देश में वो धरना प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे। 12 दिसंबर को देश भर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे और 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक करेंगे। आइए सुनते हैं किसान नेता को। पहली बात तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार को 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अंबानी के जो प्रोजेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें, इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही किसानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। देश की 24 राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं और 5 बड़ी पार्टियों के नेता आज राष्ट्रपति से भी मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे एनसीपी के नेता अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस इला गोविंद। तो ये अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है जिस तरह से ये अब राजनीतिक दल भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। लेकिन 6 बिंदु, अहम 6 बिंदु हैं। ये हम तस्वीरें आपको उस प्रपोजल की दिखा रहे हैं जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को गया। किसानों ने इसमें काफी समय तक इस पर विचार विमर्श किया और उनका यही कहना था कि भाई जो 6 बिंदुएं हैं इस पे हम अभी फिलहाल हमें सब प्रस्ताव को रद्द करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, आज 14वां दिन हो गया इस पूरे आंदोलन का और आज सरकार की तरफ से प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। क्या आंकलन आपका किसानों के रुख का? उन्होंने काफी ऐलान भी किए, 12 तारीख को ये, 14 तारीख को ये, बीजेपी नेताओं का घेराव, लेकिन क्या आंकलन है इस आंदोलन का? देखिए निधि, जब ये प्रपोजल आने वाला था किसानों के पास तब भी हमें पता था कि किसान मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो प्रपोजल में लिखा गया है, चाहे वो एमएसपी को लिखित में देने की बात हो, चाहे वो इन किसानों को ये अधिकार देने की बात हो कि वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, या फिर टैक्स लगाने की बात हो प्राइवेट मंडियों पर, ये तमाम बातें मौखिक रूप से इनको बता दी गई थी, बस लिखित में आज दिया गया है। तो जब मौखिक इनको बताया गया था तभी किसान कह रहे थे कि ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग यही है कि वो जो तीनों कृषि कानून हैं उनको बिल्कुल जिस तरह से जी लिखित में आश्वासन देगी। तो फिलहाल बात बनती दिख नहीं रही है। अब अभी समय नरेंद्र सिंह तोमर मिल रहे हैं अमित शाह जी से, उसके बाद हो सकता है कि इनको दोबारा बातचीत के लिए बुलाएं। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं गतिरोध खत्म होगा। 12 तारीख को तक दिल्ली जयपुर का जो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, उसको ब्लॉक करने की तैयारी है। यानी पूरा गुरुग्राम चौक हो जाएगा, रेवाड़ी चौक हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा निधि ये रूट जो है, इसे जो माल है वो बॉम्बे जाता है, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो काफी अहम ये घोषणा की किसानों ने। 14 तारीख को देश भर में प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है, बीजेपी के तमाम नेताओं का बायकॉट करने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल ये आंदोलन और गहराता जा रहा है, ये गतिरोध समाप्त होता दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं सरकार अब नया फार्मूला क्या लाती है, लेकिन सरकार ने इस प्रपोजल में साफ किया है कि तीनों कानून वापस नहीं होने वाली है। सरकार किसानों की समस्याओं को, किसान जो जिन बिंदुओं से वो सहमत नहीं है उस पर खुले दिल से बातचीत करने की बात कह रही है। तो अब यहाँ पर भी किसान नेताओं के हाथ में भी निधि अब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं,
क्योंकि सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा हाई हैं, अगर कोई बीच का रास्ता निकलता भी है निधि और ये आकर के इन किसानों को बताते हैं कि देखिए सरकार एमएसपी को मान रही है, सरकार हमारी मांगे मान रही है, चलिए यहाँ से चलते हैं, तो ये जो तमाम आम किसान, जो आम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, वो इनका बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटिमेंट्स, भावनाएं काफी बढ़ी हुई हैं, नाराज हैं किसान। तो फिलहाल गतिरोध सुलझता हुआ नजर नहीं आ रही है। मैं सौरभ आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जिस तरह से अब किसानों का रुख सामने आया, इसका ये संकेत हमें ये मिल रहे हैं कि इनका आंदोलन अब और इंटेंसिफाई हो गया है। सरकार भले ही प्रस्ताव देगी, लेकिन ये इनका रुख अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उस लिहाज से जो वहां पर लोग मौजूद हैं और जो आपकी तमाम वहां पे किसान नेताओं से बात हो रही है, एक आम किसान नहीं, जो किसान नेता हैं, वो कैसे आगे की राह देख रहे हैं? देखिए, किसान नेता जो हैं, ये 32 जो मेन किसान संगठन है निधि, इसमें से ज्यादातर जो किसान संगठन है वो इस मत के हैं कि हम लोग अब इतना आगे आ चुके हैं और जिस तरीके से सरकार पर हमने दबाव बना लिया है। पहले जब पहली मीटिंग हुई थी निधि अक्टूबर में, तो सरकार ने जब इनको मिलने के लिए बुलाया तो सरकार के कृषि मंत्री भी नहीं बैठक में थे, कृषि सचिव मिले थे। तो उनका कहना है कि अब वो कृषि सचिव से अब देश के गृह मंत्री तक उनसे मिल चुके हैं। जो सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी वो प्रस्ताव भेज रही, तो सरकार दबाव में है और इसी दबाव को और थोड़ा मजबूती के साथ रखा जाए और थोड़ा ज्यादा दबाव बनाया जाए, ताकि जो तीनों कृषि कानून है उसको रद्द करा लिया जाए। यही मौका है, यही दस्तूर है। तो किसान संगठनों का यह कहना है कि माहौल बन चुका है, लोग आ चुके हैं, सेंटिमेंट्स भी इनको लगता है कि इनके साथ में है, तो अब इन तीनों कृषि कानून को रद्द करा के यहाँ से वापस जाया जाए। लेकिन कुछ एक दो किसान संगठन है, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, जो उनके नेता हैं वो थोड़ा सा नरम दल के हैं। उनका कहना है कि देखो सरकार इतना मान रही है, सरकार कह रही है हम बातचीत करते रहेंगे, सड़क ब्लॉक करने से, क्योंकि तमाम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि शाहीन बाग का जो फॉर्मूला है, एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स खिलाफ हो जाते हैं। जब आप आम जनता को रोज तकलीफ होने लग जाती है, महीनों तक होने लग जाती है, तो सेंटिमेंट्स खिलाफ होने लग जाते हैं। तो कुछ नेता ये भी कह रहे हैं, लेकिन जो गरम दल है वो थोड़ा सा ज्यादा हावी है निधि। तो इसीलिए जब आज बैठक खत्म हुई तो सबने एक मत में यही कहा कि तीनों कृषि कानून इनको रद्द करके ये लोग यहाँ से जाएंगे और ये आंदोलन और आगे ये लोग इंटेंसिफाई करेंगे। 12 तारीख को टोल बूथ पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं को बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर ये बातचीत सरकार बुलाएगी तो फिर बातचीत के लिए जाएंगे, लेकिन बातचीत में ये यही बात रखेंगे कि तीनों कृषि कानून रद्द कराए जाएं, उससे नीचे मानने वाले नहीं। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस जानकारी के लिए। आप सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, हालात पर नजर बनाए रखें। तो सौरभ बता रहे थे जिस तरह से अब किसानों का जो रुख है वो और तीखा होता जा रहा है और वो चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने। अगर दोबारा प्रस्ताव अगर सरकार की तरफ से आएगा बुलावा बातचीत का, तो वो जरूर जाएंगे। बहरहाल आपने सुना ही है कि किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसानों के पक्ष में राजनीतिक दल राष्ट्रपति से आज मिले हैं, हमने आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन आज ही राजस्थान में ग्रामीण इलाकों के नतीजे आए हैं पंचायत समिति के, जिला परिषद के, और अशोक गहलोत सरकार की जो पंचायत समिति जिला परिषद को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें 21 जिलों में से 14 जिलों के निकायों में बीजेपी जीती है और ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की हार हुई है। और इस मसले पर आज प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये भी कहना था कि जो ये नतीजे आए हैं ये एक तरह से कृषि कानूनों पर मुहर है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जुड़े हुए हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सचिन, बीजेपी ये कह रही है कि जो ये ग्रामीण राजस्थान के नतीजे आए हैं, राजस्थान के किसानों की कृषि कानूनों पर मुहर है। ये जो कोशिश की जा रही है कि कृषि संबंधित जो विधेयक बने उससे इन चुनावों का कोई लेना देना है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव थे। इनकी जो कारण है, जो जीत हार हुई है, वो अलग विषय है, लेकिन देश भर का किसान जो आज आंदोलन कर रहा है वो अपनी पीड़ा को दर्शाने के लिए कर रहा है। और केंद्र सरकार ये गलतफहमी ना पाले कि एक राज्य के किसी में चुनाव होते हैं तो उन्होंने जो लोकतांत्रिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यादेश पारित किए सदन में, उसको लोगों ने कहीं उस पर मोहर लगाई है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत होगा अगर इन दोनों को जोड़ने का काम केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, नतीजे हैं, वो इस तरफ तो संकेत दे रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ी है। नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि इतना आसान है कहना कमजोर और ताकतवर बनना। अलग अलग कारण रहे, इस पर बैठकर दिल्ली में और जयपुर में हम सब लोग चिंतन करेंगे कि आगे बेहतर क्या करें। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं
कि इन चुनावों के परिणामों को केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को पारित करने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक राज्य में कुछ परिस्थितियां होती हैं, किस प्रकार वोट पड़ा है, क्या कारण रहे, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये किसानों का, मैं समझता हूं उनके साथ जो छल कपट की नीति सरकार ने अपनाई है, उसका प्रतीक है। इन दोनों को जोड़कर देखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं किसान देश भर के, वो एक अलग मुद्दा है, और किसी राज्य के किसी स्थानीय पंचायत चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, और कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। मैं इस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं इन दोनों इश्यूज को अलग अलग करके देखना चाहिए। जी, कांग्रेस किसानों की बात कह रही है, लेकिन भारत बंद के बाद अब सब एकजुट होकर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। 24 दल कहा जा रहा है साथ हैं, लेकिन 5 नेता मिल रहे हैं, लेकिन देर से सक्रिय नहीं हो रही कांग्रेस। नहीं, जब ये अध्यादेश पारित किया गया था, ऑर्डिनेंस लाया गया, उस दिन हमने विरोध किया था कि सदन में चर्चा के बिना, राज्य सरकारों को कॉन्फ्रेंस में लिए बिना, कृषि संबंधित संगठनों से चर्चा करने के बिना आप लोग मनमानी तरीके से एक अध्यादेश ला रहे हैं। ऐसी क्या अर्जेंसी है, क्या डेडलाइन है, किसका दबाव था? उस दिन हम लोगों ने विरोध शुरू किया, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों। हम सब ने कहा, सदन के अंदर हमने इस पर अपना विरोध रखा, लगातार निरंतर विरोध करते रहे, लेकिन हम किसी भी मूवमेंट को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप भी कल्पना कीजिए, किसी एक मुद्दे को लेकर अगर देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग पार्टियों के 24 दल इकट्ठे आकर कुछ कहते हैं, तो कम से कम सरकार ने जो आज वार्ता का दौर शुरू किया है, ये कानून बनाने से पहले करते तो किसी को क्या आपत्ति होती। एमएसपी पर अगर किसान अपनी बात को रखते हैं तो उसको मान लेना चाहिए था। और आज विड्रॉल की अगर बात किसान संगठन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को अहम और घमंड का रास्ता छोड़कर, जो लोग आज पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं, उन किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। और ये लोकतंत्र में कोई बहुत छोटा बड़ा नहीं हो जाता है अगर कदम वापस लिए जाते हैं। इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से संगठनों की और कृषि संबंधित सभी साथियों की, किसानों की बात को सुनना चाहिए। जी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए ये सब नेता ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आप लोग बहुत कम कर आंकते हैं। आज किसान अगर दुखी और परेशान है, तो देश का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। ये बात सत्ता विपक्ष की नहीं है, किसी दल की नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार देशवासी होने के नाते हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। आप, केंद्र सरकार बोलती है किसान बहाल हो जाएंगे, उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो क्यों उनके घटक दल के लोग इस्तीफा देकर जा रहे हैं? क्यों एनडीए के लोग भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं? और क्यों जो केंद्र के मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं? उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को आप क्या कन्विंस करेंगे? तो ये बात कांग्रेस तक सीमित नहीं है। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष है, और हमने जो भारत बंद हुआ या जो आंदोलन हुए, उसमें लोगों का साथ दिया है। अपनी बात मुखर रूप से रख रहे हैं, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, जो लोग कहते हैं कि किसान की आड़ में राजनीति हो रही है, वो मैं समझता हूं किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आज जब इतनी बड़ी विपदा किसानों पर आई है, उन लोगों का कठिन समय में साथ देना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। सचिन, एक बार फिर से बात राजस्थान की। आपने कहा था कि आप किसान समर्थन में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, आप खुद एक गुर्जर नेता है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि बहुत मेहनत कर हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार का निर्माण राजस्थान में किया था, और आज मैं समझता हूं लगभग 2 साल हमारी सरकार को पूरे हुए हैं। जो हमने वादे किए उनको हम अवश्य पूरा करेंगे। कहीं कोई कमी भी होगी तो उसको सुधारने का काम हम लोग करेंगे, और पार्टी और सरकार मिलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन चुनावों को देखकर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हार जीत हुई है। निश्चित रूप से और बेहतर करने की हमारी कोशिश थी, हम इसको और भविष्य में बेहतर करेंगे। लेकिन हमारी सरकार, पार्टी का जो कमिटमेंट है, जो हमने वादे लोगों से किए हैं, उसको हर हालत में पूरा करेंगे। इसमें कोई आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए, और सरकार अपना पूरा कार्यकाल भी करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं अलग अलग दलों से, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा उसको महत्व देना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या आप दोनों के बीच जो असमंजस की स्थिति है उसका नतीजा है? क्योंकि अगस्त में जो हुआ उसके बाद ये था कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना था, वो नहीं हुआ। आप राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष थे, और उसके आपके जाने के बाद से उस जगह की भरपाई एक तरह से नहीं हो पाई, एक वैक्यूम हो गया। क्या ये नतीजे उसी का असर? दीदी जी, आप कितना भी मुझे पूछ लीजिए, हमारी पार्टी में जो मुझे कहना है, बताना है, सुनना है, पूछना है, वो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर करते हैं।
और एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है अपनी बात को रखने का। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार हम लोग अभी सारे काम कर रहे हैं। तो मैं टेलीविजन पर आकर बहुत सारी बातें आपके सवालों का जवाब दूं, मैं समझता हूं सही नहीं है, लेकिन इतना मैं एक जिम्मेदार कांग्रेस के नेता के नाते कहना चाहता हूं, कांग्रेस के वर्कर के नाते कहना चाहता हूं कि हर हार जीत के लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। अगर कोई कमी होगी, हमें बहुत बड़ी ईगो नहीं है, हम उसको सुधारने का काम करेंगे, जनता के साथ रखेंगे। और किसानों के मुद्दों पर मैं समझता हूं ये भाजपा के लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव के परिणाम दिखाकर ये कहें कि अब देश का किसान हमसे खुश है। ऐसा नहीं है, किसान आज भी दुखी है, परेशान है। इन कानूनों के माध्यम से किसानों को जबरदस्ती तबाही की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है और ये कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को, किसानों को विवश किया जा रहा है। उसका विरोध हम आखिरी तक करते रहेंगे और राजस्थान समेत समूचे भारत के किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो सचिन पायलट का ये कहना है कि इन कानूनों के माध्यम से किसानों को तबाही की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक और तमाम राज्यों से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से किसानों की स्थिति पर हमारे पास रिपोर्ट आई। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो देश में जारी किसान आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत से जुड़ी दो चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। दोनों मामले धान की खरीद से जुड़े हैं। एक राजनांदगांव में खरीद केंद्र की, आरोप है कि धान खरीद के लिए पैसे मांगे जाने से परेशान किसान को दिल का दौरा पड़ा। दूसरी कोंडागांव की है, जिसने सरकारी तंत्र से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। गिधवा के रहने वाले 55 साल के करण साहू घुमका खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे, लेकिन वापस नहीं लौटे। ये बेटा मैं भेजे हूँ, ये बेटा पैसा अब साइकिल नहीं लगे रहे साहब, गाड़ी में गए रहे हैं। मोर बेटा रेंगत आके दूसरा कल मांग, मोर बेटा पैसा लेगी, पैसा काट ले, वह पूरा यह हो गई काटल वो जगह ले से दूसरा कल तौलात्री सो जगह ले से। कौन मांगा पैसा? परिवार कहता है तुलाई के लिए मंडी में किसानों से जबरन वसूली की जा रही थी। जब करण ने पैसे देने से इनकार किया तो उनका 23 कट्टा धान खराब बताकर तौलने से मना कर दिया गया। ये सुनते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ धान को ये कह कर के तौलने से रोक दिया गया कि तुम्हारा धान ठीक नहीं, हम नहीं तौलेंगे, पैसा दोगे तो तौलेंगे। फिर इनके पास पैसा नहीं था। उनका छोटा बेटा जो लगभग 15 साल का है, उसको उन्होंने गांव भेजा पैसा देने, और बेटा जब गांव पहुंचा, गांव से वापस सोसाइटी पहुंचा, तब तक उनकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब ये है कि मौत का कारण जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किसान संभवतः सोसाइटी में उनका कर्जा भी होगा और धान नहीं बिकने के कारण उनको भयभीत होना पड़ा और भय की वजह से उनकी डेथ हुई है। परिवार ने अधिकारियों को भी यही बताया, लेकिन पुलिस कहती है परिवार ने उन्हें बताया कि करण पहले से कई बीमारियों से घिरे थे। धान खरीदी केंद्र है, वहाँ उसने उसको तौल वौल कराया और इसी बीच में उसको दोपहर में उसका तबीयत अचानक से खराब हो गया और वो चक्कर खाकर गस खाकर वो गिर गया। तो फिर उसको लेटाए और इमीडिएट 112 को इन्फॉर्म किया गया। तो तत्काल 112 पहुंचा, उसको CSC गुमका अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ऐसा उनके परिवार वालों से सूचना मिल रहा है, खबर मिल रहा है कि वो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का पूर्व से पेशेंट था। धान ने कोंडागांव में भी एक किसान की जान ली। जिले के मारंगपुरी में 40 साल के धनीराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धनीराम 90 क्विंटल धान बेचना चाहते थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का रकबा 6.5 एकड़ की जगह 1 एकड़ से भी कम दर्ज किया गया, जिससे उन्हें सिर्फ 11 क्विंटल धान बेचने का टोकन मिला। लगभग 65,000 के कर्ज में डूबे धनीराम ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। उनका पंजीयन में धान का रकबा कम हो गया है, चूँकि ये गलती पटवारी के द्वारा ऑनलाइन में गिरदावरी एंट्री नहीं होने के कारण हुआ है। टोकन कटाने गया तो अब पहले बेच रहा था 70 से 80 कुंटल धान, और अभी जब उसमें 11 कुंटल बताया तो उसका दिमाग खराब होना ही है। तो इसके चलते उसका अब घर में शादी ब्याह भी करना है, बच्चे लोगों का कर्जा पटाना है, जिसके चलते
इन्होंने ऐसा कदम उठाया। दोनों मामलों में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार की अपनी दलील है। घर वालों ने न केवल आरोप लगाया है बल्कि पुलिस थाने में जाके FIR दर्ज किया है। इसके पहले 4 रोज पहले एक किसान की आत्महत्या हुई। कोंडागांव की घटना ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार किसान धान खरीदी को लेकर तनाव में है, जिस प्रकार उनके रकबे काटे गए, जहां वो 200 क्विंटल धान लेके जा रहा है खरीदने के लिए और उसको 10 क्विंटल बेचने के लिए अनुमति दिया जा रहा है, तो किसान जो इतनी मेहनत करके फसल तैयार किया है, जिसके ऊपर कर्ज है 80,000 का, उसको पटाना चाहता है और यही सोसाइटी में बेचकर वहाँ यदि इस प्रकार के जवाब मिलता है तो शॉक रह जाता है। कुछ मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बेवजह आत्महत्या का मामला बता रही है, जबकि कुछ प्राकृतिक मौत हुई थी और कुछ लोगों के तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हुई थी। इस साल छत्तीसगढ़ में 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य है, जिसकी लागत आएगी लगभग 22,500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो किसानों को धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल देता है। अब छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मंडी में टोकन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन हाल में जो घटनाएं सामने आई हैं उससे ये साबित हो रहा है कि कई योजनाएं फाइलों से निकलकर गांव या मंडियों तक नहीं पहुंच रही हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। रायपुर से सुमेश, राजनांदगांव से रजक, कोंडागांव से विवेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो खुले आसमान के नीचे आंदोलन करने की अपनी चुनौतियां होती हैं। दिल्ली हरियाणा सरहद पर किसान 2 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। वहां एक किसान की मौत हो गई। वो इस सर्द रात में एक ट्रॉली के नीचे सोया हुआ था। बत्तीस साल के अजय मोर 7-8 दिसंबर की सर्द रात झेल नहीं पाए। वो एक ट्रॉली के नीचे सोए हुए थे। वे सिंघू बॉर्डर पर 1 हफ्ते से ज्यादा समय से किसानों के धरने पर थे। ऐसा भी 1 तारीख से हम यहाँ डटे हुए हैं। वो हमारे साथ यही थे। हम कल की बात है ये, हमने सुबह शाम को बढ़िया रोटी पानी खा गए, स्वस्थ सोए थे। सुबह देखा चाय पानी के लिए उठाया 6 बजे ही, वो नहीं, उनकी डेथ हो गई थी। 2 भाई थे, एक भाई की लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गए, डेथ हो गई थी दसैया के पास। दूसरा ये है, इसके 3 बच्चियां हैं, 3 बच्ची है और परिवार में माँ बाप है बुजुर्ग। अजय 1 एकड़ खेत के मालिक किसान थे। यहाँ बहुत कम साधनों में रह रहे थे। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि सरकार और ज्यादा शौचालय, साफ पानी और सोने की जगह मुहैया कराए। गवर्नमेंट को मतलब अपील करते हैं हरियाणा सरकार को, भाई 1 करोड़ रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। उसके बिना मतलब 3 बच्चियां तो रहेगी, माँ बाप भी भूखे मरने की स्थिति पे आगे हैं। 14 दिनों के बाद भी सरकार और किसान यूनियन अभी तक किसी रजामंदी पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में इसका नुकसान एक परिवार को उठाना पड़ा जिसने खोया अपना बेटा और किसानों को जिन्होंने खोया एक साथी। कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया। तमाम एतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास करवाने में कामयाब रही है। विधानसभा में पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था। चौंकाने वाली बात यह, किसानों की पार्टी JDS ने भी इसका समर्थन किया है। अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे जमीन खरीद पाएंगे। कर्नाटक विधानसभा ने आखिरकार भूमि बिल पर मोहर लगाकर उद्योगपतियों और कारोबारियों को ये छूट दे दी कि वो किसानों से सीधे जमीन खरीद लें, बस उन्हें सरकारी मंजूरी लेनी होगी। सरकार कहती है किसानों को जमीन की अच्छी कीमत मिलेगी। This bill is a help to farmers. ये बिल किसानों की हितों की रक्षा करने वाला है। उन्हें जमीन का अच्छा दाम मिलेगा।
उनके हितों की हिफाजत के लिए ही सरकार की मंजूरी का प्रावधान रखा गया है। Farmers get the good value of the land. बिल को अब बस राज्यपाल की मंजूरी मिलनी है। इसके बाद उद्योगपति अपनी पसंदीदा जमीन की जानकारी सरकार को सौंपेगा। जमीन मालिक की मंजूरी और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी भी देंगे। सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दे देगी तो सौदा हो जाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की मिल्कियत वाली जमीन इस कानून के दायरे से बाहर है। बिल में यह संशोधन भी हो चुका है कि एक कैटेगरी की जमीन सिर्फ खेती के लिए ही होगी। इस बिल का जेडीएस शुरू से विरोध कर रही थी, लेकिन विधान परिषद में जेडीएस के समर्थन से बिल 37 मतों से पास हो गया। जेडीएस खुद को किसानों की हितैषी पार्टी कहती है। देखिए क्या किया। विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान हमने सरकार को इस बिल को लेकर कुछ सलाह दी थी। सरकार ने उसमें बदलाव किया और जो बिल पास हुआ है उसी के तहत है। किसानों और जानकारों की चिंता यह है कि छोटे और गरीब किसानों से उनकी जमीन औने पौने की दर पर ले ली जाएगी, तो वो क्या करेंगे? इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी तहस नहस होगी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो इस खबर के साथ देश की बात में इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ 360। नमस्कार।